Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स। माय नेम इज रवि पटेल। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि क्या इफेक्ट्स थे ब्रिटिश रूल के ओवर द इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद दैट चैप्टर। तो थोड़ी पहले की बात कर लेते हैं हिस्ट्री की कि क्या हुआ था। इंडिया वॉज रीच टिल द 18th सेंचुरी। जब ये 18th सेंचुरी चल रहा था उस टाइम पे इंडिया बहुत ही रिच था। द एनर्जी दैट फॉलोइंग द औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट। देखो यहाँ पर क्या था कि औरंगजेब की जो आने वाली जो एनर्जी सिस्टम थी, मतलब कि औरंगजेब के बाद जो रूलर्स वहाँ पर आए तो वो वीक होते थे, राइट। तो इसकी वजह से औरंगजेब है उसकी डेथ हो जाती है, राइट। उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो कोई उसके बाद सक्सेसर आए वो इतने खास नहीं थे, एंड ब्रिटिश रूल became the more stronger in India. At that time, it has been admitted by the historian across the world that the industries, the production of techniques and the organization of trade in India were unmatched at the time. उस टाइम पे जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इंडिया की जो अलग अलग हमें जो हमारे एंसेस्टर से मिला हुआ कुछ हेरिटेज था या फिर हमारा जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स थी, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और ऐसा वर्ल्ड में किसी और कंट्री के पास नहीं था, ठीक है। ऐसा हमारे पास इंडस्ट्रीज थी और प्रोडक्शन का लेवल भी इतना अच्छा था। मेजोरिटी पीपल वेर बिलोंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। मेजोरिटी जो लोग थे वो सभी एग्रीकल्चर फील्ड से आते थे। द सेम कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग नियरली 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। यहाँ पर मस्त एक चीज़ लिखी है कि एक इंडिया जो था वो इतना रिच था, इसके पास इतनी अच्छी टेक्निक्स थी, इसके अलावा इतने सारे प्रोडक्शंस की थिंग थी, और मेजोरिटी लोग हैं वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, एज वी अर्लियर टोल्ड इन दी चैप्टर नंबर 1। बट जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल इंडिया के ऊपर आया तो एक जो इंडिया इतना रिच कंट्री था वो पुअर हो गया, राइट, और बैंकरप्ट हो गया जस्ट विद इन 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ऐसा क्या हुआ उस 200 ईयर के अंदर कि ऐसा हमारा इंडिया जो है वो पुअर हो गया। तो इन चैप्टर के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे ऊपर जो सोशल इफेक्ट थी वो क्या रही और ब्रिटिश रूल की। इट बिकेम द वेरी कंट्री दैट सप्लाइड द रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर जो फैक्ट्रीज थी उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली एक कंट्री बन गया इंडिया जब ब्रिटिश रूल इंडिया के ऊपर था। ऑफर्ड द लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसके अलावा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया, ठीक है। तो आप समझो किस तरह की सिस्टम चल रही थी। इंडिया है वो रॉ मटेरियल बनाएगा कोई फैक्ट्रीज के लिए जो कि इंग्लैंड के अंदर है, और इंग्लैंड से वही चीज़ है वो इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर सेल होगी। तो इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का जो वेल्थ है वो यूरोपियन नेशंस से जो बाकी के उसके पास जा रहा था, इंग्लैंड हो गया। इसके अलावा जब फ्रांस वहाँ पे रूल कर रहे थे गोवा के अंदर, तो उसका जो बेसिकली जितना भी हमारा पैसा था वो सब कुछ वहाँ पर चला गया। तो ऐसा कितना पैसा गया और क्या हुआ और क्या उसके इफेक्ट थे हमारी इंडिया के लोगों के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो देखो ये है औरंगजेब, जिसकी डेथ के बाद ये जो मुगल एम्पायर था बहुत वीक हो गया, एंड देन आफ्टर ब्रिटिश स्टार्टेड रूल ओवर द इंडिया। रिच इंडियन कल्चर बिकम दी पुअर। इंडिया का जो ये रिच कल्चर था, इतने सारे पैसे थे वर्ल्ड के अंदर, जिसका एक एंशियंट जो हिस्ट्री है वो सबसे बिगेस्ट हिस्ट्री में से माना जाता है। तो ऐसा कल्चर हमारा था, हमारे पास इतना गोल्ड था, इतने सारे लोगों के पास जॉब थी या फिर एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे, और ओवरऑल हमारे पास जो लैंड थी वो भी अच्छी थी, वाटर सप्लाई अच्छी थी। सो हमारा इंडिया एक टाइम पे बहुत ही रिच था, जिसे गोल्डन स्पैरो कहा जाता था हिस्ट्री के अंदर। वो पुअर हो गया विद इन 200 ईयर्स। तो ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल यहाँ पर ऐसा कर पाए, ठीक है। तो एक नंबर की बात करते हैं, चलो कि क्या हुआ उस 173 ईयर्स के रूल के अंदर। तो ब्रिटिश स्टोल 143 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ। जितना गुड्स हमारे पास से वो लेकर गए 143 ट्रिलियन डॉलर्स वेल्थ फ्रॉम द इंडिया इन जस्ट 173 ईयर्स ऑफ रूल। 173 ईयर्स के रूल के अंदर इंडिया से करीब 143 ट्रिलियन डॉलर जितना वेल्थ है वो लेकर गए। और ये कितना होगा आप समझ लीजिए कि इंडिया अभी अपनी जो नेट वर्थ है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट। हमारी इकोनॉमी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर जितनी ही है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये नंबर के डिफरेंस समझ लीजिए आपकी 143 ट्रिलियन डॉलर्स हमारे पास जो थे वो ब्रिटिश लेकर चले गए,
अगर आज के पास हमारे पास इतने पैसे होते तो सोचो वर्ल्ड में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या कंडीशन थी वहाँ के रहने वाले प्रेजेंट की एंड एग्रीकल्चर फील्ड की। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया में मेजोरिटी पीपल बिलोंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर पर्पस। राइट नाउ इंडिया में 60% लोग हैं दे आर डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर। एट दैट टाइम मैनी पीपल वेयर बिलोंग फ्रॉम दी एग्रीकल्चर। सो एट दैट टाइम व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट, मतलब कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की और एग्रीकल्चर की जब ब्रिटिश रूल हुआ था ओवर दी बंगाल। खैर स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश गोट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्वायरिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। व्हेन वी लॉस्ट द बैटल ऑफ बक्सर, हमारे जो किंग थे उन्होंने जब बैटल ऑफ बक्सर है वो लॉस्ट किया। एट दैट टाइम ब्रिटिश को बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ये 3 ऐसे स्टेट थे जिसके ऊपर ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए। अब ये दीवानी राइट्स क्या है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जिसको हम टैक्स कहते हैं रेवेन्यू को। तो ये जो राइट मिला था टैक्स कलेक्ट करने का, जिसकी वजह से उनकी इनकम है वो इंक्रीज हो रही थी ब्रिटिश की। तो यहाँ पर दीवानी राइट्स हैं, उसकी वजह से ब्रिटिश गोट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम। दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग peasant and they earn more revenue. As a result the peasant became poorer. तो हुआ क्या कि यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खून चूसना हिंदी में। सो दे एक्सप्लोइट करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे रहने वाले लोगों को एंड दे अर्न मोर रेवेन्यू। अब ये कैसे होगा? ज़्यादा टैक्स आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो उसको टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा भरना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल अर्न मोर। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने वही किया, ज़्यादा टैक्स लगा दिया। एज अ रिजल्ट वहाँ के जो पीजेंट थे वो बेचारे पुअर हो गए। अब मैनी टाइम पीजेंट हैड टू सेल देयर ओन ज्वेलरी टू पे दी रेवेन्यू। यहाँ तक कि वहाँ के जो रहने वाले थे पेजेंट थे उन लोगों को अपनी ज्वेलरी थी जो उसके एंसेस्टर से उसको मिली थी, उस ज्वेलरी को भी सेल करना पड़ा ताकि वो टैक्स भर पाए। अब ये क्या इतना ज़्यादा टैक्स था या फिर क्या सिचुएशन थी वो समझ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। अब देखो मनी लेंडर क्या होते हैं? जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा है वो दूसरे किसी को पैसा देंगे विथ इंटरेस्ट, लेकिन ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। राइट नाउ 6-7-8% से आपको मनी है वो मिल जाएगा पर एनम, ठीक है। ये केयर का सिर्फ 8 और 9% या फिर 7-8-9%, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होते हैं, बट उस टाइम पे 7% सिर्फ एक मंथ का लेते थे वो। ये थे मनी लेंडर्स। जो गरीब जो पुअर जो फैमिलीज होती हैं जिसको रेवेन्यू भरना है वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये जो मनी लेंडर्स है उसके पास से पैसा लेंगे और ये मनी लेंडर्स है उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाकर उस आदमी को पैसा देंगे, लेकिन वो कभी रिटर्न ही नहीं कर पाएगा। तो फार्मर लॉस्ट देयर लैंड्स एंड एग्रीकल्चर इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया। अब जब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा तो मेजोरिटी जो मनी लेंडर्स थे वो वहाँ की जो ज़मीन है जहाँ उसका एग्रीकल्चर है उसको ले लेते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लोग थे उसके पास अब लैंड और एग्रीकल्चर के नाम पे कुछ नहीं रहा। मोर ओवर द बंगाल विटनेस दी टेरिबल फेमाइन, ठीक है। फेमाइन क्या होता है हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा। तो उस टाइम पे बंगाल के ऊपर एक फेमाइन हुआ था 1770 के अंदर, एंड विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। तो आप देखो कि वहाँ पर लोगों की लाइफ क्या होगी कि भूख की वजह से वहाँ पर लाखों लोग हैं वो मारे गए जब बंगाल के ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि बंगाल बिहार कहाँ पर है। तो ये रहा बंगाल बिहार, ये उस टाइम का मैप है जहाँ पर ये रूल कर रहे थे। तो इस रीजन के अंदर ब्रिटिश को दीवानी राइट्स वो मिल गए। अब दीवानी राइट्स मिलने के साथ ही उन्होंने हायर टैक्सेस लगा दिए ओवर दी फार्मर्स। अब ये फार्मर्स हैं उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो जब फार्मर थे उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि वो रेवेन्यू वापस दे सके। तो उन्होंने क्या किया कि मनी लेंडर्स के पास से मनी बोरो की, कुछ मनी ली, लेकिन उस मनी की जो इंटरेस्ट रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से वो कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे मनी लेंडर्स को पैसा वापस। और इसकी वजह से अब मनी लेंडर को भी पैसा देना है और ब्रिटिश को भी पैसा देना है। तो जो फार्मर लोग थे वो बेचारे बहुत ही ख़राब पोजीशन से निकल रहे थे। देखो फेमाइन का जो बंगाल के अंदर फेमाइन आया था उसकी पिक्चर आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत मिलेगी और सम ऑफ देम पिक्चर आर वेरी डिस्टर्बिंग। मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता, उतनी डिस्टर्बिंग है। इतनी पिक्चर ख़राब थी उस टाइम पे लोगों की और लाखों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ भी उन लोगों को खाना या पीना प्रोवाइड नहीं किया बल्कि ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए।
तो आप सोचो कि उस ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म किए थे। एनीवे बात करते हैं कंडीशन प्रिजन की कि क्या था कॉर्नवालिस की पॉलिसीज। ठीक है, कॉर्नवालिस है एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए आते हैं। अब ये जो कॉर्नवालिस थी उसकी क्या पॉलिसीज थी, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था कि मान लीजिए कि आपके जो फार्मर है वहाँ पर मानसून का सीज़न के अंदर रेन नहीं होता, फिर भी आपको एक जो डिसाइड किया हुआ अमाउंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ब्रिटिश राज को। ठीक है, तो ये सोचो कि अब फार्मर के पास ना तो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्रॉप कल्टीवेट नहीं हुए, उसके बाद भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश को। वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी वहाँ के फार्मर की। एज पर दिस एक्ट कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन एनुअल बेसिस कि इतना पैसा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर इतना गुड्स हैं वो आपको हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वॉट एवर योर कंडीशन इज़ दैट। आपकी कंडीशन चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर रेनफॉल ना हो या फिर मान लीजिए कि कोई बग आ गया आपके क्रॉप के अंदर, तो इन सभी कंडीशन को आपका प्रॉब्लम है, हमें हमारा सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। सो इन दैट केस वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी ने एक और चीज़ लगाई, वो थे ज़मींदार। ठीक है, ये ज़मींदार कौन थे, लैंडलॉर्ड थे, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश का ही आदमी था ज़मींदार। एक्चुअली ये क्या था कि ज़मींदार है वो पूरी ज़मीन की मालिक होते थे और वहाँ पर उसको रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ज़मींदार है वो ओबियसली ब्रिटिश का ही आदमी है। क्यों, क्योंकि वे आर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। अब ज़मींदार क्या करेंगे, यहाँ पर जितने लोग रहेंगे उससे कुछ पैसा है वो ले लेंगे रेवेन्यू के फॉर्म में, और उसमें से कुछ 1% 2% अपने पास रखकर बाकी का ब्रिटिश को देना पड़ेगा। तो इन दैट सिचुएशन ज़मींदार है वो क्या हो गया, एक टाइप का डिक्टेटर हो गया, जो कि सभी लोगों के पास से पैसा निकाल रहा था। दिस इज़ हाउ अ क्लास लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। अब लैंडलॉर्ड को मुफ्त में पैसा मिल रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड है लॉयल किसके साथ में रहेंगे, ब्रिटिश के साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड ये कह दे कि भाई यहाँ पर है वो एग्रीकल्चर नहीं हुआ या फिर यहाँ पर जो लोग है उसकी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, सो दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ मनी। तो लैंडलॉर्ड है वो लॉयल हो गए थे ब्रिटिश कंपनी के, और जो फार्मर है उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी। इसके अलावा अब कंपनी को क्या काम करना था, कुछ नहीं, बस उसको घर पे बैठ के ही पैसा मिलने वाला था। उन्होंने लैंडलॉर्ड को खरीद लिया था। लैंडलॉर्ड है वो फार्मर से पैसा कलेक्ट करके ब्रिटिश को प्रोवाइड कर रहे थे। अगेंस्ट दिस अ पेजेंट हु वर्कड इन द हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड द ग्रो क्रॉप्स वेयर एक्सप्लॉइटेड। इसके अलावा जो फार्मर थे वो बेचारे हॉट सन के अंदर कल्टिवेट कर रहे थे अपनी क्रॉप्स को और ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स को, उसको भी कुछ मिला नहीं और वो एक्सप्लॉइट होते ही रहे बाय द टाइम। तो चाहे कितना भी समर का टाइम हो या फिर विंटर का टाइम हो, उस टाइम पे भी आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जो जितने भी लोग आए सभी ख़राब थे। ब्रिटिश यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग करके एक ब्रिटिश थे, उन्होंने एक अच्छी चीज़ निकाली थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे सोशल लाइफ को चेंज करने में। सो वॉरेन हेस्टिंग द पर्सन हु वॉज गिवन द जॉब टू कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नॉन एज द कलेक्टर। अब जिस आदमी ने इस चीज़ को कलेक्ट करना सिखाया उसको कहते थे कलेक्टर, जैसे कि लैंडलॉर्ड है उसको। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जज। अब देखो लैंडलॉर्ड को अगर मान लीजिए कि कोई लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में हो जाता है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपसे जो होता है वो कर लो, सो इन दैट केस लैंडलॉर्ड है वो उस आदमी को मरवा सकते हैं, बिकॉज अब वो क्या बन गए थे, जज बन गए थे। तो कहने के लिए तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बट एक्चुअली इंडिया के ऊपर इंडियन लोग ही लोगों के लिए प्रॉब्लम थे। खैर, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एंशियंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। देखिए इंडिया के अंदर क्या सिस्टम थी, पहले पंचायती रूल था कि हर जगह पे किंग है वो नहीं जा सकते, तो उन्होंने पंचायत बनाकर रखी थी। पंचायत का मतलब होता है कि कुछ लोग हैं वहाँ पर हेड करेंगे जज के फॉर्म में, और गांव में कोई प्रॉब्लम है तो वो पंचायत सॉल्व करेंगे। ये सिस्टम जो हमारी थी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिश ने आकर। इसके अलावा हमारी एशियन टाइम्स एवरी विलेज वो सेल्फ डिपेंडेंट। हमारे विलेज थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, खुद फार्मिंग करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकाल के अपने गांव के लोगों को खिलाते थे। इसके अलावा गांव में अलग अलग काम है वो अलग अलग लोग करते थे, राइट। ये सिस्टम जो थी हमारी सेल्फ रिपब्लिक, उसको भी हटा दिया किसने, ब्रिटिश ने। इसके अलावा एवरी विलेज हैव टू ओन अ ग्राम पंचायत। उस टाइम पे हमारे पास हर एक विलेज के अंदर ग्राम पंचायत थी,
दिस पंचायत वेयर लाइक बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती गांव के अंदर तो ये ग्राम पंचायत उसको सॉल्व करती। सो इन दैट केस यहाँ पर जब ब्रिटिश आए तो इस सिस्टम को हटा दिया और हमारी जो बैकबोन थी उसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो सेल्फ रूल था वो ख़त्म हो गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज हम देखते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत होती थी, बट एट दैट टाइम जो हमारी ग्राम पंचायत थी उसको हटा दिया। एंड द ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेजन ऑफ द सुल्तानत पीरियड, जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी तो ये बहुत एंशियंट थी। इसके बाद जब सल्तनत पीरियड आया, मतलब कि मुगलों ने जो इन्वेजन किया, अलग अलग सल्तनत इंडिया के ऊपर रूल की बाय द टाइम, बट उन लोगों ने कभी इस चीज़ को हटाया नहीं, मतलब ग्राम पंचायत को कभी नहीं हटाया था। लेकिन जब ये ब्रिटिश आए उन्होंने ये सिस्टम को हटा दिया, बट वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो आप देखो इस तरह की ग्राम पंचायत हुआ करती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर एक ज़मींदार है, ये वाला ब्रिटिश ने आकर एक ज़मींदार को रखा। ये ज़मींदार एक लॉर्ड भी है, सॉरी जज भी है। ठीक है, और ये ज़मींदार अब इन लोगों के जो फार्मर है उसके ऊपर जुल्म करता था, या फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस है उसको लेकर वो ब्रिटिश को प्रोवाइड करता था। तो बेसिकली ज़मींदार है वो ब्रिटिश के लिए वर्क कर रहा था। अब इसके अलावा क्या इफेक्ट हुआ हमारी सोशल लाइफ के अंदर, हमारी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए अबाउट दी सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हमारी जो सोशल लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी थी। समटाइम्स क्या था कि हमारी जो सोशल लाइफ थी उसके अंदर इविल थिंग्स थी, जैसे कि सती सिस्टम थी, लड़कियों को दूध पिला के मार देते थे, दूध पीती जिसको कहते हैं। तो इन सभी सिस्टम को, चाइल्ड एबोलिश जो था उसको हटाया किसने, ब्रिटिश ने हटाया था। बट यहाँ पर एक बात समझो कि सोशल रिफॉर्म जो लेकर आई थी कंपनी, मेड द पीपल इनसिक्योर द एंड सस्पिशियंस। अब लोग हैं वो इनसिक्योर हो गए थे अबाउट द कंपनी, और इसके ऊपर सस्पिशियस था। क्या सस्पिशियस था कि क्या हो रहा था लोगों के माइंड के अंदर। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इन क्रिश्चियनिटी। हम जानते हैं कि ब्रिटिश क्या है, क्रिश्चियन है, और इंडिया के अंदर क्रिश्चियन नहीं थे। इंडिया के अंदर हिंदू थे, मुस्लिम थे, जैन थे, बुद्ध थे, या फिर सिख लोग थे। बट यहाँ पर लोगों के माइंड में क्या हुआ कि ये लोग हमें कन्वर्ट कर देंगे हमारे रिलीजन से क्रिश्चियनिटी के अंदर, बट ये हमारे लिए खतरा है। इट इज़ द नॉट गुड फॉर द इंडियन culture. People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and military. इंडिया के लोगों की क्या थॉट थे कि यहाँ पर हमारी जो सोशल सिस्टम है वो हटा देंगे, कौन, रेलवे और मिलिट्री के अंदर। ठीक है, ये उन लोगों का एक सस्पिशियस एक्टिविटी थी, मतलब वो लोग ऐसा सोचते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो। बट इन ऑर्डर टू पास एक ऑर्डर पास होता है आगरा के अंदर, दैट एवरी इंडियन मस्ट हैव टू सैल्यूट टू द ब्रिटिश। अब ये हमारे लिए एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थिंग थी। आपने मे भी ये सीन देखा होगा, केसरी मूवी अगर आपने देखी है तो अक्षय कुमार है, उसको जो भी ब्रिटिश होते हैं उसके सामने सैल्यूट करना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम थी वो कौन लेकर आया था, ब्रिटिश। दैट एवरी इंडियन मस्ट हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश। इफ इट वॉज नॉट डन इट विल बी कंसिडर्ड एज द क्राइम एंड वॉज लायबल फॉर द पनिशमेंट। अगर यहाँ पर किसी आदमी ने इंडियन आदमी ने ब्रिटिश को सैल्यूट नहीं किया तो ये एक क्राइम है, और इसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर। अब ऑब्वियसली आपके कोई फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा अगर होता है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या एंगर होंगे, राइट। अभी आप सोचोगे फिर भी आप उतना ही एंग्री हो गए होंगे ऑन द ब्रिटिश एंड द हार्ट एंड फॉर द ब्रिटिश अमॉन्ग द इंडियन। और ये जो ब्रिटिश थे वो हमारे लिए एक बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं बाय द डे, और हमारे अंदर एक एंग्री मूवमेंट था अबाउट द ब्रिटिश। सो नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड द इंडस्ट्रीज़। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, हमारा जो ट्रेड था, उसका किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया बाय द ब्रिटिश। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप मानसून का मज़ा लीजिए। थैंक यू।